उपस्थित सभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों, वैसे आप लोगों को ये विदित है कि आज भारतीय संविधान के निर्माता व सर्व समाज में से खास तौर से गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की 125वीं वर्षगांठ है और इस शुभ अवसर पर मेरे साथ साथ आप लोग भी लाखों की तादाद में यहाँ लखनऊ में स्थित अति विशाल व भव्य डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ और इसके साथ ही अब मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व व उनके महान कार्यों के बारे में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को इनकी जयंती मनाने के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद और ख़ास तौर से बीएसपी के गठन होने के बाद से अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। और इस वर्ष भी ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस वर्ष तो कुछ ज़्यादा ही इनकी नाटकबाजी हमें देखने के लिए मिल रही है और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जिस कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपना लोकसभा का उम्मीदवार खड़ा करके वे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इनको संसद में चुनकर नहीं जाने दिया था और ना ही इनको अपने शासनकाल में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया है। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे और वो इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो उस दौरान तो कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस मूवमेंट को रोकने के लिए तो बाबू जगजीवन राम को तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। बाबू जगजीवन राम को बड़े पैमाने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया। तो जिसकी अब वर्तमान केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, और देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, तो जिनकी अब श्री नरेंद्र मोदी भी तो 5 अप्रैल को, इसी महीने 5 अप्रैल को तो बिहार के सासाराम में जाकर वहां इनकी जयंती मनाने की बजाय, बाबू जगजीवन राम जी की बिहार के सासाराम में जाकर वहां उनकी जयंती मनाने की बजाय तो आपके उत्तर प्रदेश में नोएडा में उनकी जयंती मना रहे हैं। अपने आप को अंबेडकरवादी कहने वाले वो इनकी जयंती मना रहे हैं। और बाबू जगजीवन राम के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ
तो कांग्रेस पार्टी ने इनको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। अब उसी महाराष्ट्र प्रदेश के नागपुर शहर में जाकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वहां दलित वर्ग के वोटों के स्वार्थ में इनकी जयंती मना रहे हैं। इस बार वहां जाकर इनकी जयंती मना रहे हैं, जबकि वास्तव में ये पार्टी शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की घोर विरोधी पार्टी रही है और अभी भी है। और इनके देहांत के कुछ वर्षों के बाद, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के कुछ वर्षों के बाद जब बीएसपी ने इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो तब इस पार्टी ने सबसे ज्यादा बीएसपी का ही विरोध किया है। और इसके साथ ही इन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी सीआईए का एजेंट तक बताकर इनकी छवि को भी धूमिल करने की पूरी कोशिश की है। और जब मुझे सन 2003 में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सीबीआई के जरिए ताज प्रकरण केस की आड़ में आय से अधिक प्रकरण के मामले में फर्जी फंसाया गया, तो तब उसके बाद फिर सन 2004 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की बनी सरकार ने मेरे इस मामले को जानबूझकर कई वर्षों तक इसको लटका के रखा था। सीबीआई के जरिए इसको जानबूझकर कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान लटका कर रखा था। तब फिर मुझे मजबूरी में न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और हमें वहां न्याय भी मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठी। और इसके बाद इस पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत अपनी पार्टी के ही एक दलित कार्यकर्ता कमलेश वर्मा को, जिसे इन्होंने मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया है, जो वह चुनाव हार गया था। और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश से इनको चरखारी रिजर्व विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ाया था, जिसमें ये व्यक्ति बीएसपी के उम्मीदवार से बुरी तरह से चुनाव हार गया था। तो फिर इसी दलित वर्ग के व्यक्ति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने हमारे इस जीते हुए केस की फिर से सुनवाई करने के लिए एक याचिका दाखिल करवा दी है, जिसे कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई के लिए लगा दिया है। लेकिन इस घटनाक्रम से अब आप लोगों को ये मानकर चलना चाहिए कि बीएसपी की आगे बढ़ रही मूवमेंट को कभी बीजेपी, तो कभी कांग्रेस पार्टी, तो कभी अन्य और पार्टी भी किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। और इसके लिए खास तौर से ये सभी विरोधी पार्टियां मुझे हमेशा किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरी में जरूर उलझा कर रखेंगी, जिससे हमें कभी भी परेशान नहीं होना है। इसके साथ ही इस पार्टी के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी हाल ही में नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर, अभी हाल ही में नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना श्री रोहित वेमुला से करना, तो ये सब उनके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व के बारे में सही जानकारी ना होने को ही दर्शाता है। जबकि सही मायने में इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना साउथ अफ्रीका के श्री नेल्सन मंडेला से और यहाँ अपने देश में मान्यवर श्री कांशीराम जी से करनी चाहिए थी, जिन्होंने इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए इनका ये बयान ऐसे ही माना जाएगा। इसलिए श्री राहुल गांधी का ये बयान ऐसे ही माने जाएगा जैसे गांधी व नेहरू की तुलना राहुल गांधी से करना। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि श्री रोहित वेमुला अंबेडकरवादी जरूर थे, इसके लिए मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, लेकिन इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस बात पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए था कि उनके सामने
खासकर यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने खासकर कांग्रेस पार्टी व जातिवादी लोगों ने काफी रुकावटें व चुनौतियां आदि पैदा की थी और उन्हें कदम कदम पर काफी परेशान भी किया गया था, जिसकी वजह से उनको केंद्र में अपने कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ऐसे हालातों में भी उन्होंने अपने सपने में भी कभी भी अपनी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश के विशेषकर दलित व अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों एवं नौजवानों से ये कहना चाहूंगी कि वे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर यहाँ अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला करें, ना कि अपनी आत्महत्या करने की बात अपने दिल व दिमाग में लाएं, वरना हमारे विरोधी लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक के स्वार्थ में ये सब नाटकबाजी कर रही है। आप लोग साइलेंट रहे, नारे ना लगाएं। इसके साथ ही आप लोग सभी साइलेंट रहें, नारे ना लगाएं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने। इसके साथ ही देश के दलितों को जानवरों की संज्ञा देकर उन्हें अपमानित करने वाली व उनका हर स्तर पर उत्पीड़न करने वाली तथा इनके विशेषकर आरक्षण व अन्य और सभी सुविधाओं को खत्म करने के खास मकसद से आए दिन यहाँ संविधान में आरक्षण की समीक्षा करने पर जोर देने वाली भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार भी इन्हीं दलित वर्ग के वोटों के स्वार्थ में ही इस बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती को मनाने के लिए कुछ ज्यादा ही नाटकबाजी कर रही है। और इसी नाटकबाजी के तहत ही बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अभी हाल ही में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 2-3 स्थानों पर छोटे मोटे स्मारक व संग्रहालय आदि बनाने की भी जो घोषणा की है, तो उन सबको मिलाकर फिर भी यहाँ लखनऊ में स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक ही अकेला काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। जो अकेला ये स्थल 107 एकड़ जमीन में निर्मित किया गया है। इसके साथ साथ इस संदर्भ में मेरा ये भी कहना है कि बीजेपी के लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने से ये लोग देश के समूचे दलित समाज का वोट हासिल कर लेंगे, तो उन्हें ये बात भी अपने दिल से जरूर निकाल देनी चाहिए। अर्थात इस भारतीय जनता पार्टी को देश के दलित वर्ग के लोग तभी अपना वोट देंगे जब ये पार्टी इन वर्गों के प्रति अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता को त्याग कर अपनी केंद्र व राज्यों की सरकारों में इनके विकास व उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करती है। इसके साथ ही इन वर्गों के साथ हर स्तर पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न को भी रोकती है, जो हमें इस पार्टी की केंद्र व राज्यों की सरकारों में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति हमें अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में बीजेपी की चल रही ये नाटकबाजी भी इनके कोई खास काम आने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ महीने पहले अब इन्हीं वर्गों के वोटों को लेने के स्वार्थ में ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खुद यहां आकर इनके लिए आए दिन किस्म किस्म की नई नई योजनाएं भी घोषित कर रहे हैं, जबकि वास्तव में इन्होंने अपने लगभग 2 वर्षों के शासनकाल में इन वर्गों के हितों के लिए अब तक कोई भी विशेष व ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अर्थात इन वर्गों के मामले में ये पार्टी भी अधिकांश अब यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इलाहाबाद के जिस केशव मौर्य को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उसका यहाँ कई गंभीर मामलों में
आपराधिक व सांप्रदायिक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा मुझे खबरें मिली हैं। इसके साथ ही वह जाति से ओबीसी का जरूर है, लेकिन वह शुरू से ही एक ऐसी पार्टी अर्थात बीजेपी व आरएसएस संगठन से जुड़ा है जो घोर जातिवादी व सांप्रदायिक भी है, और जिनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों में खासकर देश के दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कतई भी उद्धार व भला नहीं हो सकता है, और ना ही इनको सम्मानजनक जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी व इनका आरएसएस संगठन चाहे दलित व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री व किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी क्यों ना बना दे, तो भी वे अपने वर्गों के लोगों का भला नहीं कर सकता है, अर्थात वह बीजेपी व आरएसएस का बंधुआ मजदूर ही बनकर कार्य करेगा। और ये सब हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राज में देखने के लिए मिल रहा है, जो आए दिन अपने आप को ओबीसी कहते हुए भी थकते नहीं हैं, और जिन्होंने ओबीसी वर्गों के हितों के लिए अभी तक कुछ भी ठोस कार्य नहीं किए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों की बात तो छोड़ो, वे अपने चाय बेचने वाले लोगों के लिए भी आज तक कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, फ्री में उनकी चाय जरूर पीते रहे हैं। इसके साथ ही देश के समूचे दलितों का अपमान करने वाले अपनी ही सरकार के एक मंत्री श्री बीके सिंह के खिलाफ भी वे अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। हालांकि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी व आरएसएस ने पिछड़े वर्ग से श्री कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वे भी ओबीसी वर्गों के हितों के लिए कुछ भी कार्य करने की बजाय अधिकांश वे यहाँ आरएसएस के एजेंडे को ही अर्थात उनके अयोध्या से जुड़े राम मंदिर निर्माण के कार्य को ही पूरा करने में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी थी, और ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बीजेपी व आरएसएस द्वारा देश के जिस भी दलित व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को किसी भी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री क्यों ना बना दिया जाए, और इसके साथ ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना बना दिया जाए, तो भी वह इन वर्गों के लिए केवल नाम का ही रहेगा, काम का नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को इनके इस दलित व पिछड़े वर्ग के खेले जा रहे राजनीतिक कार्ड से भी जरूर सावधान रहना है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी का ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का इस समय खासकर डॉक्टर अंबेडकर व दलितों के प्रति इनका चल रहा ये प्रेम उस पुरानी कहावत की तरह है, जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली हो। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इनको व इनके कार्य को दिल से आदर सम्मान देने के लिए नहीं मनाती हैं, बल्कि इनके दलित समाज का वोट लेने के स्वार्थ में ही अधिकांश ये पार्टियां इनकी जयंती मनाती हैं। और ये सब इन सभी विरोधी पार्टियों को अब मजबूरी में इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने अर्थात कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने केंद्र व राज्यों में अपने अपने शासनकाल के दौरान अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इस देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से मिले कानूनी अधिकारों का इन्हें 50% भी लाभ नहीं दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय संविधान में जो भी इन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं तो उन्हें भी अब इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की अंदरूनी मिली भगत से धीरे धीरे निष्प्रभावी व खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और लगभग यही खराब रवैया व दृष्टिकोण हमें यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के प्रति भी इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों का देखने के लिए मिल रहा है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इन वर्गों के अलावा हमें यहाँ पर कास्ट समाज में से
गरीब व असहाय लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। और खासकर वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो आप लोगों को मैंने बोला नारा मत लगाओ है। और खासकर वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो अब इन सभी वर्गों के लोगों की स्थिति अधिकांश मामलों में हमें यह काफी ज्यादा गंभीर व चिंताजनक बनी हुई नजर आ रही है। और इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि इस बार जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तो तब से इस पार्टी व इनकी सरकार तथा इनके मुख्य संगठन आरएसएस आदि के अनेकों वरिष्ठ व जिम्मेवार लोगों के जरिए यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की समीक्षा करने को लेकर इसकी आड़ में इसे निष्प्रभावी व खत्म करने के उद्देश्य से आए दिन ऐसे बयान आ रहे हैं जिसकी वजह से अब इन सभी वर्गों के लोगों को अपने इस आरक्षण को बचाने के लिए वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ काफी सख्ती से अपनी आवाज उठानी पड़ रही है और काफी सतर्क भी रहना पड़ा है। और इसी खास मुद्दे को लेकर अब पूरे देश में इन सभी वर्गों के लोग बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के खिलाफ काफी खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसी स्थिति में अपना राजनीतिक नुकसान होते हुए देखकर फिर मजबूरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये कहना पड़ा है कि आरक्षण के मामले में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ आदि नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इनका ये बयान केवल हमें कोरा हवाई व शरारत भरा ही नजर आता है। और वैसे भी श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये आम चर्चा है कि जो भी ये कहते हैं तो ये अधिकांश उसके ठीक विपरीत ही कार्य करते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत इनके द्वारा लोकसभा के आम चुनाव में किए गए इनके चुनावी वायदे हैं, जिन पर इन्होंने अभी तक लगभग 30% भी अमल नहीं किया है। जिसे ध्यान में रखकर ही सावधानी के तौर पर मैं देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को खासकर इनके आरक्षण को लेकर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि यदि इन वर्गों के आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी भी नीयत साफ होती तो फिर ये इस किस्म का बयान देने के साथ साथ अपनी पार्टी व सरकार तथा आरएसएस आदि उन सभी छोटे आरएसएस आदि के उन सभी छोटे बड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कुछ ना कुछ जरूर कार्यवाही करते जो लोग इन वर्गों के आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने व इसे खत्म करने के उद्देश्य से आए दिन कुछ ना कुछ गलत बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने अभी तक भी नहीं किया है और ना ही आगे कभी ये कर पाएंगे या हिम्मत जुटा पाएंगे। जबकि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते जिस प्रकार से देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के खास मकसद से सरकार के अधिकांश मंत्रालयों के केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्रालयों के बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही दिए जा रहे हैं, जिसमें इन वर्गों के लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के कर्मचारियों व अधिकारियों का आरक्षण अपने आप ही धीरे धीरे काफी कम हो जाएगा। इस प्रकार से इन वर्गों के आरक्षण को पहले निष्प्रभावी बनाने और फिर अंत में इसे खत्म करने की हमें इनकी अब ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश नजर आ रही है। इसके अलावा इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो केंद्र की पिछली कांग्रेसी सरकार में ही काफी हद तक इसे निष्प्रभावी बना दिया गया था और अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार भी इस मामले में अभी तक भी हमें चुप्पी साधे हुए नजर आ रही है। इसी प्रकार केंद्र की पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इन वर्गों का आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरा इन सभी वर्गों के लोगों को यही कहना है कि इन्हें केंद्र की
पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खासकर आरक्षण के मामले में इनके इस दोहरे चरित्र से हमेशा सावधान रहना है। इसके साथ ही इस संबंध में आज मैं पुनः देश के सभी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन वर्गों के आरक्षण को किसी भी प्रकार से इसे खत्म करने की कोशिश की तो फिर मैं खुद भी और हमारी पार्टी भी इस मामले में कतई भी चुप बैठने वाली नहीं है और जरूरत पड़ी तो मैं खुद इसका नेतृत्व करूंगी और सड़कों पर उतरूंगी केंद्र की सरकार के खिलाफ। लेकिन इसके साथ साथ सावधानी के तौर पर यहाँ मेरा ये भी कहना है कि एक तरफ केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इनका स्मारक व संग्रहालय आदि बनाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समाज के लोगों के अर्थात यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने व इसे अंदर अंदर पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों का हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि भी कर रहे हैं। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इसी वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के चलते इनके एक मंत्री श्री बीके सिंह ने खासकर दलित समाज के लोगों के प्रति जिस प्रकार की अभद्र, अशोभनीय व आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है वह कतई भी बर्दाश्त व माफ करने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनके सरकार ने अपने इस मंत्री के खिलाफ अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके साथ ही अब तो ये वर्तमान केंद्र की सरकार इन लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार करने वाले लोगों को बचाती भी है और इसके लिए उन्हें अपना पूरा संरक्षण भी देती है। और इस बात का ताजा व खास उदाहरण हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रहे दलित छात्र श्री रोहित वेमुला का प्रकरण है। और ये सब केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व उनके समाज के प्रति इनका दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। इसलिए मेरा देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरफ से केंद्र की वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये कहना है कि इन वर्गों के लोगों को अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के साथ साथ इन्हें अपना सामाजिक व आर्थिक विकास तथा अपनी सुरक्षा व सम्मान भी जरूर चाहिए, जो वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं मिल पा रहा है। जबकि इन सब मामलों में इनको उत्तर प्रदेश की रही बीएसपी की सरकार से सबक सीखना चाहिए। अर्थात उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श सम्मान में केवल यहाँ स्मारक, संग्रहालय व पार्क आदि ही नहीं बनाए हैं, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इनके विकास व उत्थान में अनेकों ठोस व बुनियादी कदम भी उठाए हैं, जिनकी तरफ देश में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार और वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने भी अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर, अपनी जातिवादी व सांप्रदायिक मानसिकता के तहत चलकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता तथा सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों की सरकारों के चलते इन वर्गों के लोगों का या पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आसानी से नहीं हो सकता है, जिसे ध्यान में रखकर ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी इन सभी वर्गों के लोगों को देश में भाईचारे के आधार पर संगठित होकर इन्हें केंद्र व राज्यों की सत्ता खुद अपने हाथों में लेने की
सलाह दी थी, जिसके जरिए फिर ये लोग काफ़ी हद तक अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। और इनकी इस बात का पूरा एहसास हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ 4 बार बनी बीएसपी के नेतृत्व की सरकार में किया है, जिसकी नीतियों व कार्यशैली के बारे में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमने सबसे पहले अपनी चारों सरकारों के दौरान यहाँ प्राथमिकता के आधार पर हर मामले में व हर स्तर पर कानून का राज कायम किया है। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने यहाँ सर्व समाज में से खास तौर से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ यहाँ युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, वकीलों, व्यापारियों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण ठोस व बुनियादी कदम उठा के इन सभी लोगों का काफ़ी उद्धार भी किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके हितों में यहाँ काम कम और आश्वासन व घोषणाएं आदि ज़्यादा करने वाली खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन सभी विरोधी पार्टियों को ये सब अच्छा नहीं लगा है। और यही मुख्य कारण है कि फिर इन सभी विरोधी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा के हुए आम चुनाव में अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर बीएसपी के खिलाफ ये चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से अब यहाँ प्रदेश में ऐसी गलत पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी सत्ता में आसीन हो गई है, जिसके सत्ता में आते ही सबसे पहले यहाँ प्रदेश के सभी गुंडे, बदमाश, माफिया, अराजक व सांप्रदायिक तत्व जो मेरी सरकार में अधिकांश चूहों के बिलों में ही छिपे रहते थे, तो अब वे इस सपा सरकार के आते ही इन बिलों से बाहर निकल के पूरी आज़ादी से यहाँ प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश की जनता का शांति व अमन चैन के साथ यहाँ जीवन व्यतीत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है और जिसका यहाँ प्रदेश के विकास के कार्यों पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय प्रदेश में मेट्रो ट्रेन व एक्सप्रेसवे आदि के जो भी ये थोड़े बहुत कार्य चल रहे हैं तो वे सभी मेरी सरकार के समय में ही शुरू कर दिए गए थे। संक्षेप में मेरा वर्तमान सपा सरकार के बारे में यही कहना है कि अब प्रदेश में हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही यह जंगल राज चल रहा है, जिसकी वजह से इस समय प्रदेश में सभी जाति व सभी धर्मों के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान भी हैं। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि प्रदेश में इस अराजक व जन विरोधी सपा सरकार को केंद्र में पहले कांग्रेस पार्टी का और अब बीजेपी की सरकार का पूरा संरक्षण व समर्थन मिला हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश में मार्च सन 2012 से लेकर अब तक यहाँ की जनता का हर मामले में व हर स्तर पर जो अन्याय, अत्याचार व उत्पीड़न आदि हुआ है, तो इसके लिए हमारी पार्टी यहाँ सपा सरकार के साथ साथ केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार व वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार को भी पूरे तौर से बराबर का जिम्मेवार मानकर चलती है। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की जनता को सपा के साथ साथ इन दोनों पार्टियों को भी अर्थात कांग्रेस व बीजेपी को भी इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में यह इनको जरूर सबक सिखाना होगा। इसके साथ ही इनके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को हराना ही नहीं बल्कि उनकी जमानत भी आप लोगों को इस बार जरूर जब्त करानी होगी। अर्थात अब प्रदेश की जनता को अपने हितों में फिर से यहाँ बहुजन समाज पार्टी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी, तभी फिर प्रदेश में अन्याय, अपराध व भय मुक्त तथा अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्टाचार मुक्त के साथ साथ यहाँ विकास युक्त भी वातावरण पैदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए प्रदेश की जनता को चुनाव के समय में
खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा, इन तीनों पार्टियों द्वारा पूर्व की तरह इस बार भी अंदर अंदर बीएसपी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले इनके सभी घिनौने हथकंडों व साजिशों से जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही प्रदेश की जनता को इस बार इन तीनों पार्टियों द्वारा जारी किए जाने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों से भी जरूर सावधान रहना है, जिन पर ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल नहीं करती हैं। और इस मामले में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही तरह पूरे देश में इस बात का खास उदाहरण इस बार देश में 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खास तौर से बीजेपी का घोषित किया गया इनका अपना चुनावी घोषणा पत्र है, जिसके बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि इस बार देश में 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी और इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को हर मामले में वे हर स्तर पर जो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, वे उन्हें बेहतरीन सपने दिखाए थे, तो अब वे अधिकांश या कोरे सपने ही बनकर रह गए हैं। और इस संदर्भ में आप लोगों को ये भी मालूम है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को सबसे बड़ा सपना ये दिखाया था, अर्थात सबसे बड़ा चुनावी वायदा ये किया था कि अपने देश का अरबों खरबों रुपया जो काला धन जो विदेशों में जमा है, तो इन्होंने ये कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश के अंदर घूम घूम कर कि अपने देश का अरबों खरबों की तादाद में जो काला धन विदेशों में जमा है, यदि केंद्र में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो सत्ता में आते ही उस काले धन को 100 दिन के अंदर वापस लाया जाएगा। और 100 दिन के अंदर वापस लाकर तो पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, प्रत्येक परिवार में मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं, तो प्रत्येक सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से तो उनको आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि इनकी पूर्ण रूप से गरीबी दूर हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र में अब इस पार्टी के नेतृत्व की बनी सरकार को लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, किंतु अभी तक भी यहाँ देश के किसी भी एक गरीब व्यक्ति को एक भी रुपया नहीं मिला है। इसके साथ ही अब तो केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व की कांग्रेसी सरकार के ही पद चिन्हों पर चलकर यहाँ देश में काला धन रखने वाले लोगों को उसे सफेद करने के लिए और भी विशेष व्यवस्था कर दी है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र की पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार भी अब किस हद तक देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही हिमायती व उनकी गुलाम बनी हुई है, जिसका एक ताजा उदाहरण ये है कि पिछले केवल 3 वर्षों में केंद्र सरकार की मिली भगत से देश के सरकारी बैंकों द्वारा लगभग 1,14,000 करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर दिया गया है, जबकि देश के छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों व अन्य छोटे लोगों से कर्ज की वसूली के लिए उनकी संपत्तियों की भी कुर्की कर ली जाती है और उन्हें फिर जेल के सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाता है। इस डर से काफी किसान व अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसी घोर पक्षपाती है खासकर भाजपा सरकार का सबका साथ व सबका विकास का ये मंत्र व उनकी मन की बात। इसके अलावा इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश के गरीब आवासहीनों को अपने सरकारी खर्चे से 2-2 कमरों के पक्के मकान भी बनाकर देने की बात कही थी, जिसे अब टालने के लिए श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा केंद्र में अपनी अगली सरकार बनने पर ही पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय पहले वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद तक एक बुलेट ट्रेन चलाने का जापान के साथ जो एक काफ़ी महंगा समझौता किया है, तो उससे देश के गरीब लोगों को नहीं बल्कि यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुँचने वाला है।
जबकि इस अकेले एक ट्रेन को तैयार करने पर सरकार का जितना धन व खर्चा आएगा, तो उस धन व खर्चे से यहाँ देश के गरीब लोगों की सुविधा के लिए कई और भी नई ट्रेनें चलाई जा सकती थी, या फिर देश के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मनरेगा जैसी अन्य और कई नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो अपना देश गरीबी, भूखमरी व महंगाई आदि की अनेकों गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना देश का काफी धन अपनी वाई लूटने के लिए, अपनी वाह लूटने के लिए जबरन बाहर के देशों पर लुटा रहे हैं, जिस धन को यहाँ के लोगों की इन सभी समस्याओं को दूर करने पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कई बार नीचे गिरे हैं, लेकिन फिर भी उस अनुपात में यहाँ डीजल व पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गई हैं, बल्कि इसके स्थान पर इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के इसका भी ज्यादातर लाभ अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही पहुंचाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के लिए वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी तक जो भी नई नई योजनाएं शुरू की हैं, तो उनसे भी इन लोगों को फायदा कम और इसकी आड़ में अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही अधिकांश फायदा पहुँच रहा है, जिनका इस पार्टी ने यानी कि बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का इस पार्टी ने लोकसभा के हुए आम चुनाव में इस बार बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग लिया है। और अब बीच बीच में राज्यों में भी विधानसभा के हो रहे आम चुनावों में इनका पूरा आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है। और इन सभी कारणों से ही अब पूरे देश में बीजेपी का जनाधार भी धीरे धीरे काफी खिसक रहा है, और इससे अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की भी छवि काफी ज्यादा धूमिल हो रही है। इसलिए ऐसे हालातों में देश की जनता का ध्यान अपनी इन सब कमियों पर से हटाने के लिए अब इस भारतीय जनता पार्टी व इनकी सरकार द्वारा अपने आरएसएस व अन्य सभी कट्टरवादी संगठनों को आगे करके उनके माध्यम से देश की जनता के सामने खासकर उनकी संस्कृति व धार्मिक भावनाओं को लेकर आए दिन ऐसे नए नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से देश का सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण लगातार देश में बिगड़ रहा है। और इसके लिए अब तो इन्होंने देश के केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों तक को भी नहीं छोड़ा है, अर्थात अब यहाँ भी ये लोग छात्रों को अपने आरएसएस के एजेंडे के साथ चलने के लिए जो आए दिन घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वे भी किसी से छिपे नहीं हैं। और इस मामले में हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ताजा उदाहरण आप लोगों के सामने मौजूद है। और खासकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पिछले कई वर्षों से अर्थात केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय से ही खासकर यहाँ जो दलित छात्र हैं उनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा था। केंद्र में तो बीजेपी बाद में पावर में आई है, लेकिन केंद्र के में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले ही वर्षों से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों का उत्पीड़न हो रहा था। और वहां पर ये रोहित वेमुला की घटना घटने से पहले वहां पर लगभग 8-9 दलित छात्रों ने कांग्रेस पार्टी के राज में, केंद्र में कांग्रेस पार्टी के राज में उन्होंने अपनी आत्महत्या की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया। और नतीजा क्या हुआ कि ये सिलसिला इन दलित छात्रों के ऊपर वहां उत्पीड़न का सिलसिला वहां पर वो लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कांग्रेस पार्टी के करतूतों के बारे में। जब वो केंद्र में पावर में रहते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उनकी सरकार के रहते हुए, तो 8-8, 9-9 दलित छात्र वहां पर आत्महत्या करते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। उनका युवराज
राहुल गांधी चुप रहता है, लेकिन आज जब वो सत्ता से बाहर हैं तो सत्ता में वापस आने के लिए दलितों के वोटों के स्वार्थ में आज देश के अंदर जो गैर कांग्रेसी शासित राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के शासन की तरह वहां पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जहां जहां भी उत्पीड़न होता है तो वहां जाकर ये किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं। लेकिन जब ये पावर में होते हैं और दलितों का उत्पीड़न होता है, पिछड़ों का उत्पीड़न होता है, अकलियतों का उत्पीड़न होता है, तो फिर ये जाकर झांक कर भी नहीं देखते हैं। इसकी तरफ भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जब सेंटर में कांग्रेस पावर में थी और वहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जो सेंटर की यूनिवर्सिटी है, वहां पर कई दलित छात्रों ने उत्पीड़न किया, लेकिन उस समय की कांग्रेसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और फिर भी इसी प्रकार का ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। तब जाकर फिर अंत में यहाँ दलित व पीड़ित छात्रों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपना अलग से एक छात्र संगठन खड़ा किया, जिसमें श्री रोहित वेमुला भी काफी सक्रिय होकर वहां दलित छात्रों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये सब वर्तमान बीजेपी व आरएसएस से जुड़े छात्रों को तथा वहां के प्रशासन एवं केंद्र की सरकार को भी अच्छा नहीं लगा और फिर इन सभी लोगों के द्वारा वहां श्री रोहित का इतना ज्यादा उत्पीड़न किया गया कि फिर अंत में उसे अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है, जिनको अब जेएनयू के मौजूदा छात्र संगठन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि कन्हैया कुमार के बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि ये जाति से भूमियार है और बिहार प्रदेश का मूल निवासी है। इसके साथ ही ये शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी व वामपंथी दलों की विचारधारा व सिद्धांतों से जुड़ा रहा है और अभी भी जुड़ा हुआ है, जिनकी सोच यहाँ अपने देश में खासकर गरीबी दूर करने के मामले में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच से बिल्कुल अलग है। अर्थात इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी व वामपंथी दलों का ये कहना है कि अपने देश में आर्थिक गैर बराबरी को ही दूर करके यहाँ गरीबी खत्म की जा सकती है, जबकि इस संबंध में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना है कि अपने भारत जैसे देश में यहाँ जातिवादी व गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को खत्म किए बिना या किसी भी कीमत पर आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं किया जा सकता है, जिससे हमारी पार्टी पूरे तौर से सहमत है और इनकी इसी सोच के आधार पर चलकर ही हमारी पार्टी यहाँ कार्य भी कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इस समय देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के प्रति भी हमें वर्तमान केंद्र की सरकार का रवैया कोई खास अच्छा नजर नहीं आ रहा है और यही मुख्य वजह है कि अब अलीगढ़ मुस्लिम व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को भी वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इसे प्रभावहीन व समाप्त करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो ये सभी अति चिंता की बातें हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के बारे में ये बात भी सर्वविदित है कि अब जब देश में बीजेपी, आरएसएस व इनके अन्य और सभी संगठन यहाँ गाय मांस खाने, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन तथा हिंदू आबादी बढ़ाने व हिंदू राष्ट्र बनाने एवं देशद्रोह व राष्ट्रवाद आदि के नाम पर इन सभी मुद्दों को लेकर खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक विफल हो गई है। तो अब ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन सभी वर्गों के लोगों को कुछ ही समय के बाद देश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब इन तीनों राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर इनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के इन्हें अपने साथ में जोड़ने की भी पूरी कोशिश में ये लोग लगे हैं। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मेरा ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलितों,
आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तव में इनके असली भगवान व मंदिर एवं तीर्थ स्थान यहाँ अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, तिरुपति, द्वारिका व केदारनाथ आदि में नहीं है, बल्कि इन सभी वर्गों के सही मायने में इनके एकमात्र असली भगवान में मसीहा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और इनका खासकर उत्तर प्रदेश में असली मंदिर व तीर्थ स्थान भी एकमात्र यहाँ लखनऊ में स्थित आपका ये डॉक्टर अम्बेडकर स्थली है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने यहाँ मनुवादी व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था के तहत गुलाम व लाचार बनाए गए दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी कड़ा संघर्ष किया है। और इनके अथक प्रयासों से ही यहाँ इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अर्थात भारतीय संविधान में देश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आज जो कुछ भी सुविधाएं मिल रही हैं और साथ ही ये लोग जो भी यहाँ थोड़े बहुत सुरक्षित भी हैं, तो ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कड़े संघर्ष व उनके अथक प्रयासों की ही देन है, ना कि यहाँ अन्य और किसी भी भगवान व देवी देवता एवं तीर्थ स्थान आदि की देन है। और जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही अब हमारी पार्टी इनकी मूवमेंट को पूरे देश भर में आगे बढ़ा रही है। और इनके इस नेक कार्य के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। और अब संक्षेप में मेरा खासकर देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को यही कहना है कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों की सत्ता यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और ऐसी विरोधी पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है, जिनके इन सभी वर्गों के प्रति यहाँ हिंदू धर्म में वर्णित की गई वर्ण व्यवस्था वाली अर्थात गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था की सोच अभी तक भी पूरे तौर से नहीं बदली है। और इसके साथ ही दूसरे धर्मों के प्रति भी इनकी नफरत वाली सोच अभी तक भी नहीं बदली है। और ये सब हमें वर्तमान में अब केंद्र व बीजेपी शासित राज्यों में कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार भी इन सभी वर्गों के साथ साथ यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो भी कहती है तो उस पर पूरी ईमानदारी निष्ठा से कभी अमल नहीं करती है। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि पूरे देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है जो भी कहती है तो उस पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। इसके साथ ही हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों की तरह यहाँ देश में जाति व धर्म की घिनौनी राजनीति नहीं करती है, बल्कि जाति व धर्म से ऊपर उठकर यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की ही केवल राजनीति करती है, जिसकी इस समय खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को काफी ज्यादा सख्त जरूरत है। और जिसके 4 बार के शासनकाल को भी अब प्रदेश की आम जनता दिल से याद कर रही है। अर्थात अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान सपा सरकार की जन विरोधी नीतियों व कार्यशैली से काफी ज्यादा तंग आ चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो प्रदेश की आम जनता इस सरकार के बारे में खुलकर ये बोलने लगी है कि अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने गृह जनपद इटावा के सफाई में आए दिन प्रदेश की गरीब जनता का सरकारी धन वहां के मेलों पर काफी बेदर्दी से लुटाने से व विदेशों में भ्रमण करने से तथा अधिकारियों के साथ मैच खेलने आदि से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो तब फिर ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता का भला फिर कैसे कर पाएगा। इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है
कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी जैसे तैसे करके यहाँ के मुख्यमंत्री को मैच तो जरूर जिता सकते हैं, लेकिन ये लोग इस बार इनको यहाँ विधानसभा के आम चुनाव में किसी भी कीमत पर विधान आम चुनाव में इनको फिर से सत्ता में वापस लाने वाले नहीं हैं, इनको चुनाव नहीं जिता सकते हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर यहाँ प्रदेश की सत्ता पर आसीन नहीं होने देगी। और अब मैं इनके भरोसे पर ही आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के बनते ही सबसे पहले यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों के राज को जड़ से खत्म करके यहाँ हर मामले में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। और इसके लिए प्रदेश में विशेष अभियान चला के सर्वप्रथम या सभी आपराधिक तत्वों को जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहां इनकी सही व असली जगह है। इसके साथ ही प्रदेश में विकास के कार्यों को भी काफी तेज गति से बढ़ावा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य अकलियत समाज के लोगों के साथ साथ यहाँ युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों का भी पूर्व की तरह ही फिर से यहाँ विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार द्वारा जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना से लिए गए फैसलों को भी जल्दी तुरंत ही बदला जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अपने व प्रदेश के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए यहाँ फिर से बीएसपी की सरकार जरूर बनाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ मैं प्रदेश की जनता को सावधानी के तौर पर ये भी कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आने की वजह से अब यहाँ प्रदेश की जनता के वोटों को लुभाने के लिए खासकर केंद्र व सपा सरकार का सन 2016 का ये वर्ष अधिकांश आए दिन शिलान्यास व घोषणाएं आदि करने का ही रहेगा, जिनसे आप लोगों को सावधान रहना है। इसके साथ ही अब ये विरोधी पार्टियां प्रदेश में अपनी खराब हालत को देखते हुए यहाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए मीडिया व अन्य और हथकंडों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगी। जैसे इस समय बीजेपी व आरएसएस के लोग खास तौर से भारत माता की जय बोलने के मुद्दे को लेकर जो इसकी आड़ में राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो इससे भी आप लोगों को जरूर सावधान रहना है। और वैसे भी इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये मानना है कि देश की सभी जातियों व सभी धर्मों के लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वह देश के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा व राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने के लिए केवल भारत माता की ही यहाँ जय बोले, जबकि वे अन्य और किसी भी रूप में देश के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा व राष्ट्रभक्ति का इजहार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, बल्कि इसके स्थान पर अधिकांश जय भीम, जय भारत ही बोलते हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग जय हिंद, हिंदुस्तान में भारत की जय आदि कहकर ही वह देश के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा व राष्ट्रभक्ति का इजहार करते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी बीजेपी व आरएसएस के लोग देश में भारत माता की जय बोलने को लेकर जबरन यहाँ बवाल खड़ा किए हुए हैं। और ये सब इनकी एक सोची समझी साजिश ये है कि इन्होंने इस बार लोकसभा आम चुनाव के दौरान देश की जनता को देश, जनहित व जन कल्याण के लिए जो भी चुनावी वायदे किए थे, तो उन्हें अब ये पार्टी व इनकी सरकार देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ये हाथों में खेलकर पूरा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से देश की जनता में व्यापक नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। और अब ये लोग अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर भारत माता की जय
बोलने के मुद्दे को लेकर पूरे देश में जबरन बवाल खड़ा किए हुए हैं। और इनके इस कार्य में अब हैदराबाद के मुस्लिम सांसद श्री ओवैसी भी इनकी खुलकर पूरी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग फतवा भी जारी करके अप्रत्यक्ष रूप में इनकी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार इनके इन सभी हथकंडों से आप लोगों को सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके साथ साथ सावधानी के तौर पर सपा सरकार के बारे में भी यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सपा सरकार का भी सन 2016 का ये वर्ष प्रदेश की जनता को राहत देने का बहुत कम, बल्कि राहत देने के नाम पर वह इसकी आड़ में इनको अधिकांश लूटने का ही ज्यादा होगा, जिस पर हमारी पार्टी की पहनी नजर है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब इस बार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो सन 2016 में इस वर्ष तो सपा सरकार जो भी फैसले ले रही है, आर्थिक फैसले ले रही है, उनकी फिर से जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें गड़बड़ी होगी तो इनके खिलाफ फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही अब प्रदेश की कानून व्यवस्था भी इस वर्ष और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आज आप लोगों को 14 अप्रैल के दिन ये तैयार करके जाना है कि इस बार आप लोग हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए अपने व प्रदेश के हित में यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार सरकार बनने पर मुझे प्रदेश में नए और स्मारक व संग्रहालय आदि नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली सरकार में भी पूरे हो चुके हैं। इसलिए इस बार हमारी सरकार की पूरी ताकत प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने व विकास कार्यों को तेज गति देने पर ही लगेगी। इस वादे के साथ ही अब मैं पुणे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर इनको अपनी व आप सभी लोगों की तरफ से पूरे देश में इनके अनुयायियों की तरफ से भी पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं। लेकिन इससे पहले मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का व खासकर लखनऊ मंडल के लोगों का इस बात के लिए दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए जो विशेष व्यवस्था की, अच्छी व्यवस्था की है, ये काफ़ी तारीफ करने लायक है। हालांकि इस कार्यक्रम में आते समय हमारी पार्टी के अमरोहा जिले के एक पदाधिकारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई है, तो और इनके साथ ही अन्य 3 और लोग भी घायल हो गए हैं। इसके लिए भी मैं उस जोन के लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि ये लोग इस दुख की घड़ी में, मैं तो उनके साथ हूँ, ये लोग वहाँ पर दुख की घड़ी में उनके साथ रहें और जो घायल हो गए हैं उनका पार्टी की ओर से फ्री इलाज कराएं और जिनकी मृत्यु हो गई है तो मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि मैं वहां यूनिट के लोगों से ये आग्रह करती हूं कि ये लोग जल्दी ही 11 लाख रुपए इकट्ठा करके सबसे पहले उनके परिवार के लोगों को देंगे। और इतना ही नहीं, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैं विशेष निर्देशित कर रही हूँ कि वह इस ओर जरूर ध्यान देंगे। जो घायल हो गए हैं पार्टी की ओर से फ्री इलाज कराया जाएगा और जब मेरी सरकार बन जाएगी तो जो मृतक परिवार है तो उनकी आर्थिक स्थिति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ अब मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मीडिया का भी ठीक ढंग से प्रबंध किया है, क्योंकि इस बार मीडिया के पीछे जो लोग खड़े हैं, आप लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, मीडिया वाले आपका साथ दे रहे हैं और आप लोग मीडिया का साथ दे रहे हैं। ये भी आप लोगों की तारीफ करने वाली बात है, यहाँ की व्यवस्था की बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज मैं आप सभी लाखों लोगों का आज पूरे उत्तर प्रदेश से आप लोग अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर आज पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की तादाद में, लाखों के आप लोग अपने खुद के साधनों से, पार्टी ने 1 पैसा खर्च नहीं किया है। आप लोग खुद के अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर
कई लाख लोगों, कई लाखों की तादाद में यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल पर तो बाबा साहब की प्रतिमा पर अपने फूल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। इसके लिए भी मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। जबकि आज मध्य प्रदेश, जबकि आज जो आपका पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जबकि आज मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, वहां के मऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस पार्टी की वहां पर आज रैली होने वाली है। मुझे बताया गया वहां के लोगों ने कि इस रैली में भीड़ को जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 200 जो कॉलेज है वहां के विद्यार्थियों को जबरन फोर्स किया है कि आप लोग प्रोग्राम में आए, और पूरे प्रदेश से किराए की भीड़ को वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसी वहां के लोगों की चर्चा है। लेकिन और ये सब किस लिए किया जा रहा है? केवल दलितों के वोटों को लुभाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार और श्री नरेंद्र मोदी चाहे कितने भी नाटक क्यों ना कर लें, तो भी दलित वर्ग के लोग अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही मैं उत्तर प्रदेश में बने स्थलों के बारे में भी, ये जो हमने हमारी सरकार जब यहाँ पर थी, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी दलित पिछड़े वर्ग में जो महान संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, इनके आदर सम्मान में जो हमने स्मारक, संग्रहालय व पार्क आदि बनाए, इनकी मूर्तियां आदि लगाई हैं। तो उन स्थलों के बारे में भी मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब ये स्थल बन रहे थे मेरी सरकार में, तो तब कांग्रेस, बीजेपी व सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने इनका ये कहकर डटकर विरोध किया था कि इन स्थलों पर जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन अब इन्हीं स्थलों से टिकट के जरिए हर महीने सरकार को जबरदस्त आय प्राप्त हो रही है। इसलिए अब ये लोग दलितों के वोटों के स्वार्थ में खुलकर तो इनका सीधा विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इन स्थलों का ये कहकर आज भी अपना विरोध जता रहे हैं कि मायावती ने अपनी प्रतिमा लगाने के लिए ही ये सब स्थल बनवाए हैं। लेकिन जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वे मेरा नहीं बल्कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की वसीयत का, अर्थात उनकी भावनाओं व आधुनिक सोच का विरोध कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को इस संबंध में ये बताना चाहती हूँ कि जब मान्यवर कांशीराम जी जीवित थे और मेरी सरकार के समय में ये स्थल बनने का काम शुरू हुआ और 50% ये स्थल बनकर तैयार हो गए थे, तो मान्यवर कांशीराम जी मुझसे ये कहते थे कि इतने बढ़िया स्थल बन रहे हैं, यदि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा होते तो इन स्थलों को देखकर वो बहुत खुश होते, बड़े प्रभावित होते। लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं है। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि मैं आधुनिक सोच का व्यक्ति हूँ, मैं पुरानी सोच का व्यक्ति नहीं हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि मायावती, यदि आपको, जब वो बीमार हो गए थे, उनकी हालत काफ़ी खराब थी, तो वो ये कहते थे कि मायावती आपको जो भी कुछ करना है मेरे आदर सम्मान में, तो मेरे जीते जी करो ताकि मैं भी उनको देख लूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो नहीं देख पाए, लेकिन मैं भी इनको देख लूं। तो हमने उस समय, क्योंकि हम लोग सत्ता से बाहर हो गए थे, तो हमारी पार्टी ने फिर लखनऊ में तो बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाकर, सरकार के पैसे से नहीं, पार्टी के पैसे से लखनऊ में बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाकर मान्यवर कांशीराम जी के जीते जी हमने वहां पर तो मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा स्थापित की। बड़ा भारी प्रतिमा हमने उधर लगाई। दिल्ली में भी जो हमारा सेंट्रल ऑफिस था वहां पर उनकी प्रतिमा लगाई, उनके जीते जी। लेकिन उनका ये भी कहना था मान्यवर कांशीराम जी का कि आपने एक लड़की होने के नाते, एक दलित वर्ग से ताल्लुक होने के नाते आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की है। मैं चाहूंगा कि मेरे जीते जी में आपकी भी प्रतिमा अपने जीते जी में आपके देख लूं। तो मान्यवर कांशीराम जी का ये कहना था कि मैंने आपको अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन मेरा आपको ये भी कहना है कि जहाँ जहाँ भी मेरी प्रतिमा लगे, मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी वहाँ वहाँ मेरी उत्तराधिकारी का भी प्रतिमा लगनी बहुत जरूरी है। ये उन्होंने मौखिक तौर पर भी कहा
अपनी लिखित वसीयत में भी कहा, उसको आदर सम्मान देने के लिए हमने सत्ता के बाहर रहकर भी और सत्ता के अंदर भी जहां जहां भी आपको स्थलों में मान्यवर कांशीराम जी के साथ मेरी प्रतिमा मिलेगी, तो वो केवल मान्यवर कांशीराम जी के आधुनिक विचारों को और उनकी भावनाओं को और उनकी वसीयत को आदर सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने व हमारी पार्टी ने किया है। लेकिन इसके लिए भी विरोधी पार्टी के लोग जब उनको कुछ नहीं मिलता है इन स्थलों का विरोध करने के बारे में, तो बेफजूल की इस किस्म की वो बातें करते हैं। इसके बाद और इतना ही नहीं, इसके बाद फिर ये लोग इन स्थलों को लेकर बाद में पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के पीछे पड़ गए। पहले मेरी मूर्ति को लेकर पढ़ते रहे, फिर इन स्थलों का विरोध करते रहे, फिर ये जो हाथी लगे उनके पीछे पड़ गए। जबकि ये हाथी दर्शकों के स्वागत करने के उद्देश्य से ही इन सभी स्थलों में लगाए हैं, ना कि पार्टी का प्रचार करने के लिए। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी, अन्य विरोधी पार्टियां भी आप लोगों को मालूम है कि अपने शुभ कार्यों में ज्यादातर हाथी का ही इस्तेमाल करती है, ज्यादातर हाथी का ही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उनको ये हाथी मंजूर नहीं थे, उनको लग रहा था ये तो बीएसपी ने अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार किया है, जबकि ऐसा नहीं। ये जो हाथी हैं जो इस स्थल को देखने के लिए आएंगे, उनका स्वागत करने के उद्देश्य से ही इन हाथियों को यहाँ स्थापित किया गया था। लेकिन इसका भी इन्होंने बड़े पैमाने पर गलत प्रचार किया, यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो 125वीं जयंती आज आप लोग मना रहे हैं, इस मौके पर यही कहना है कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, तो विरोधी पार्टियों के लोग, कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोग खास तौर से, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ते वो नहीं देखना चाहेंगे और इस बढ़ती हुई मूवमेंट के रास्ते में एक किस्म के रोड़े पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे। लेकिन आप लोगों को उन रुकावटों का, रोड़ों का डटकर मुकाबला करना है, सूझबूझ से मुकाबला करना है। अपने हथियार उनके सामने फेंकने नहीं है, डालने नहीं है। आप लोगों को मालूम है जब से मैं राजनीति में आई हूँ, विरोधी पार्टियों ने कितनी रुकावटें मेरे रास्ते में पैदा की। क्या कभी मैं घबराई? मैंने हमेशा इनका डटकर मुकाबला किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक पूरा जी जान से लगी रहूंगी, लेकिन मैं अपने ईमान को कदापि बेचने वाली नहीं। जो देश में जो अन्य दलित नेता हैं, जो अवसरवादी हैं, जो अन्य दलित नेता हैं, जिसकी केंद्र और राज्यों में सरकार बनती है, वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। आप लोगों को मालूम है हमारी पार्टी के सामने अच्छा समय भी आया, खराब समय भी आया, लेकिन मैंने गिरगिट की तरह कभी रंग नहीं बदला। इसलिए मेरा आज खास तौर से आप लोगों से ये कहना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों से ये कहना है, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती है। इस मौके पर आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर तो आप लोगों को अपनी सभी समस्याओं का हल करना है। और उन्होंने क्या कहा था कि यदि आप लोग पूरे देश भर में अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो केंद्र और राज्यों में आप लोगों को पॉलिटिकल पावर की मास्टर की खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ये उन्होंने आपको सलाह दी थी, क्योंकि जातिवादी मानसिकता रखने वाली केंद्र और राज्यों की सरकारें कभी भी भारतीय संविधान में मैंने जो कानूनी अधिकार दिए हैं उसका कभी भी आपको पूरा फायदा ये देने वाली नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर यदि आप लोग सही मायने में इनको अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित आप लोग करने के लिए आए हैं, तो आज ये तहिया करके जाना है कि हमें अब उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद जब यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होंगे, उनकी इस इच्छा को हमें यहाँ उत्तर प्रदेश में जरूर पूरा करना है, देश के अन्य राज्यों में भी पूरा करना है। और उत्तर प्रदेश में हमें फिर से सन 2007 की तरह ही फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर यहाँ पर जो अपराधियों का, जो गुंडा एलिमेंट्स का, जो माफियाओं का जो राज चल रहा है,
इसको हमें जड़ से खत्म करना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को हमें राहत देनी होगी और यहाँ पर हमें विकास के कार्यों को गति देनी होगी। इस उम्मीद के साथ अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, इससे पहले मैं आप लोगों से ये भी अपील करती हूं कि अब मैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अंदर बड़ी प्रतिमा लगी है, अब मैं अंदर जाऊंगी तो वहां पर मैं पहले फूल अर्पित करूंगी, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करूंगी और उसके बाद जब मैं चली जाऊं तो आप लोग तब तक यहीं बाहर बैठे रहेंगे अनुशासित तरीके से। जब मैं चली जाऊं तो उसके बाद आप लोग लाइन बनाकर एक एक करके उनको अपने श्रद्धा आप लोग अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग जहाँ जिन जिन जिलों से भी आए हैं, जिस अनुशासित तरीके से आप लोग यहाँ इधर आए हैं, उसी तरीके से आप लोग वापिस जाएंगे और जाने के बाद फिर आप लोग पार्टी के संगठन में के कार्य में लग जाएंगे। ऐसी मैं आप लोगों से दरखास्त करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।